स्वागत है ब्रेक के बाद। और मेरे साथ हैं मातबर सिंह कंडारी जी, पूर्व काबीना मंत्री हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। कंडारी जी, खैर वो सब मुद्दे रहे, उसके बाद अगर हम आप चर्चा करते हैं तो उपचुनाव डोईवाला में हैं, और उस उपचुनाव में अगर हम वरिष्ठता का आधार पर देखते हैं और टेरी विस्थापितों का आधार पर देखते हैं, जो वोटिंग का दायरा है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वरिष्ठता आपके थी, मातबर सिंह कंडारी जी की वरिष्ठता थी। लेकिन फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को टिकट दिया गया, जो पहले ही सीट छोड़कर जा चुके हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी वहाँ से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, सीट छोड़कर गए हैं एक बार। जी, वो बात तो मैं मानता हूँ। और जहाँ तक रहा सवाल कि मातबर सिंह कंडारी को प्रत्याशी क्यों नहीं बनाया गया, मैं स्वयं वहाँ के लिए इच्छुक नहीं था, और पार्टी ने जो निर्णय लिया उनके लिए काम कर रहे हैं हम भी। मैं उनके नामांकन में भी गया था। पार्टी में रहकर के अनुशासन को हमें पालन करना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि त्रिवेंद्र जी सीट लाएंगे। नहीं, कंपैरिजन अगर हम करते हैं, मातबर सिंह कंडारी को त्रिवेंद्र सिंह रावत की कंपैरिजन की जाती है वोटिंग के आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर, तो अगर पार्टी अगर सच में दांव खेलना चाहती थी, सभी गुटबाजी से बाहर निकलकर, सभी द्वेष से बाहर निकलकर, जो 3-4 नाम आपको चला एक लंबे समय तक वार्ता रही कि निशंक जी के खेमे से ये हैं, खंडू जी के खेमे से ये हैं, कोशा जी के खेमे से ये हैं, इन सब से बाहर निकल कर अगर काम करना चाहती थी तो शायद आप सबसे सफल उम्मीदवार वहाँ पर हो सकते थे। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि मेरा कोई गुट नहीं है। हाँ, वही तो सबसे बड़ी वजह है ना। अपनी बात को मैं चंद शब्दों में कह रहा हूं जी, कि लाख अच्छा काम करूं तो लोग खराब कहते हैं, बिगड़े हुए इंसान मुझे नवाब कहते हैं, और किस्मत ही ऐसी मिली है कि पानी पीता हूं तो लोग शराब कहते हैं। तो मुझे तो इस प्रकार से डिफेम किया जाता है, और मेरे पीछे न जाने कौन लोग बने बैठे पड़े हैं। ये तो हाईकमान को सोचना चाहिए, प्रदेश के पदाधिकारियों को सोचना चाहिए कि कौन व्यक्ति कितना लायक है, किसमें कितनी क्षमता है, कौन जनता के लिए काम कर सकता है, कौन क्षेत्र के लिए काम कर सकता है, कौन पार्टी का जनाधार बढ़ा सकता है। मातबर सिंह कंडारी ने हमेशा क्षेत्र के विकास के लिए और जनता के हित के लिए संघर्ष किया है, अपने हित के लिए मैंने कुछ नहीं। तो वही तो सारी वजह हो सकती है ना शायद, जिसके बारे आप किसी गुट से ताल्लुक नहीं रखते, शायद ये वजह है। मेरा कोई गुट नहीं है। मैंने तो देखा कि प्रदेश की जनता की सेवा करूंगा, प्रदेश की जनता की समस्या का निदान करूंगा, और आज भी मैंने कहा है, और माननीय राजनाथ सिंह से कहा है, और प्रदेश अध्यक्ष जी से कहा है देहरादून में, मैंने कहा मान्यवर, पार्टी के अंदर एक जन सेवा केंद्र होना चाहिए, प्रकोष्ठ होना चाहिए जो जनता की सेवा कर सके। हम केवल पार्टी का राग अलापते रहेंगे, हम भाषण देते रहेंगे, भाषण देने से जनता का दिल नहीं। वरिष्ठता के आधार पर आपने इन सब मुद्दों को नहीं उठाया पार्टी फोरम पर? ये कैसे गुटबाजी होती है, ये कैसे टिकटों के बंटवारे होते हैं? मैंने कहा ना, तो मेरा दुर्भाग्य तो यही है कि मैंने कभी गुट में भाग नहीं लिया। मेरा कोई गुट नहीं है। मैं एक, जिस प्रकार से अर्जुन ने कहा कि मैं तो उस चिड़िया की आंख को देख रहा हूं जिस पर मैंने वरिष्ठता के आधार से फिर आपने इस पार्टी फोरम पर इस मुद्दे क्यों नहीं उठाया? पार्टी को स्वयं सोचना चाहिए, मेरे कहने से क्या होगा। आप तो कहते हैं कैसे यहाँ पर आप 2012 विधानसभा चुनाव देखें, आपके 9 सिटिंग विधायकों के टिकट कटे, 2 कैबिनेट मंत्री के टिकट कटे, उसके बाद क्या रहा? पार्टी जहां 50 से ऊपर जा रही थी वहां महज वो 32 सीटों पर सिमट गई। इतना वातावरण मैं देख रहा हूं, और बहुत गलत वातावरण देख रहा हूं। जिन विधायकों को टिकट कटे हैं वे विधायक जो हैं हारी गए हैं, और जिनको टिकट दिया था वो भी हार गए हैं। अर्थात मैं कहना चाहता हूं, उन विधायकों को यदि टिकट नहीं दिए गए होते तो 2012 में हमारी सरकार बनती। हाँ, वही तो सब 50 से ऊपर आप लोग जानते, अगर आपने काम किए थे, खंडू जरूरी का नारा गया था। मैं ये कह रहा हूँ, खंडू जी ने बहुत अच्छे काम किए थे। लोकायुक्त बिल पास किया है, जन सेवा का अधिकार बिल पास किया है, भ्रष्टाचार को हटाने के लिए उन्होंने क्या कहते हैं, पर जनता ने नकार दिया ना। जनता ने नकारा इस वजह से क्योंकि आप लोग की आपसी गुटबाजी हावी थी। जनता ने नहीं नकारा। हमारी जो पॉलिसी थी टिकट बांटने की, मैं कहता हूं पिंडर से यदि जीएल भाई का टिकट नहीं कटता तो वो सीट लाते। कर्णप्रयाग से हमारे कहा ना कि 9 नौटियाल का टिकट नहीं कटता, वो सीट लाते। जो 2-2 साल से जीत रहे थे, 3-3 साल से जीत रहे, ऐसे लोगों का टिकट काटना, कैबिनेट मंत्री के टिकट काटना, तो जिन्होंने काटा है गलत काटा है, नहीं कटना चाहिए था। अर्थात योग्य व्यक्ति को आगे आना चाहिए, उसको टिकट दिया जाना चाहिए। अगर मान लीजिए मेरे में क्षमता नहीं है काम करने की, मुझे भी टिकट नहीं दिया जाना चाहिए, मगर मेरे में क्षमता है तो मेरी क्षमता का तो वही आज उपचुनाव के अंदर ही मामला है ना।
वही आज कंडा जी उपचुनाव का ही मामला है, क्योंकि टिकट ऐसे बढ़ते हैं क्योंकि पार्टी फोरम पर बात न कर, आपसे गुटबाजी के बाद नाम सामने आते हैं। लोकसभा चुनाव के अंदर भी आपने देखा किस तरह एक एक नाम गया। बच्ची दास ने आवाज उठाई, बल्लाज पासी ने आवाज उठाई, मुन्ना सिंह चौहान ने आवाज उठाई। मुन्ना सिंह चौहान बहुत संघर्षशील युवा हैं। बजदा हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और सहृदय व्यक्ति है और जनसेवक हैं। बलराज पासी बहुत ही संघर्षशील तो ये हैं। जो भाजपा की दशा दिशा तय हो रही है, आज आप अनुभवी व्यक्ति, मातबर सिंह कंडा जैसा अनुभवी व्यक्ति, बच्ची दास जैसे अनुभवी व्यक्ति, आप सबको दरकिनार कर कर वो लोग सामने आते हैं जो किसी एक दो जो पार्टी फोरम पर न कर आपसी गुटबाजी के बाद सामने नाम आते हैं। कहते हैं ना, शायर बोलता है कि चांदनी रात में बरसात बुरी होती है और जिस घर में अर्थी हो वहाँ बारात बुरी होती है, और जिस पार्टी में गुटबाजी हो यह बात बुरी होती है। अर्थात गुटबाजी नहीं होनी चाहिए पार्टी के अंदर। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूँ कि डोईवाला में कोई गुटबाजी नहीं है, सभी मंच पे गए हैं। आज भी नहीं, खंडूरी जी खेमा दूर है वहाँ से। नहीं, मान्यवर, आज आप समझिए, मान्यवर खंडूरी जी नामांकन में गए, मान्यवर निशंक जी नामांकन में गए, मातबर सिंह कंडारी नामांकन में गए। अर्थात सभी वरिष्ठ लोग नामांकन में गए और सभी लोग लगे पड़े हुए हैं। और क्या कहते हैं, हमारे त्रिवेंद्र जी ने वहाँ पर 10 साल तक काम किया है, वो काम रंग लाएगा। सीट छोड़ के खैर चलो वो बहरहाल उससे मामला, लेकिन समय बहुत कम है। बतौर समाज कल्याण मंत्री एक और आपका मुद्दा था, जो हम जो अगर वरिष्ठता की बात करते हैं और अगर हम ईमानदारी की बात भी करते हैं तो सबसे ईमानदार व्यक्ति में भाजपा में आपकी भी गिनती होती है समाज कल्याण मंत्री रहते हुए। आपने वो कलियर वाले सौंदर्यीकरण वाला वो का मामला हो, कई सारे ऐसे मामले रहे, आप किस तरह यहाँ पर वो अधिकारी हावी रहते हैं? मैंने अपने मंत्रिमंडल के कार्यकाल में जिस अधिकारी ने गलत काम किया उसको दंडित किया। NK शर्मा ने जनता को चेक नहीं बांटे, जिला समाज कल्याण अधिकारी था, उसको मैंने निलंबित किया। जल विद्युत परियोजना जो मनेरी भाली फेज 2 है, वहाँ के SC ने गलत आंगणन बनाया, 1 करोड़ के बजाय 5 करोड़ का आंगणन बनाया। मगर मुख्यमंत्री स्तर से प्रेशर पड़ जाता है उसको मैंने सस्पेंड किया उनको। मगर मैं इतना स्वीकार करता हूं कि फरहान कलर शरीफ में तत्कालीन जिलाधिकारी ने 5 करोड़ का काम बिना टेंडर किए हुए, बिना काम किए हुए एडवांस में दे दिया। मैंने उसके लिए बहुत कार्रवाई की, मैं उसमें सफल नहीं हुआ। महिला सशक्तिकरण में मेरे पास आपको फिर उसने खरीदने की कोशिश की थी अधिकारी ने? नहीं, मुझे कोई खरीद नहीं सकता है, मुझे खरीद नहीं सकता है कोई। मैं आज भी वो फाइल पड़ी हुई है, अगर मान लीजिए कोई कोर्ट में जाए तो वह अधिकारी बच नहीं सकता है। तो क्यों मतलब क्यों नहीं गया कोर्ट के अंदर? इसी प्रकार से दबाव कहां से रहा फिर? इसी प्रकार से 3 करोड़ का नमक, कालातीत नमक आया था, समाज कल्याण विभाग मेरे थोड़े समय के लिए मुझे मिला था, मैंने वो मामला पकड़ा, वो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो भी नहीं हुआ। और DM टिहरी ने गडोलिया पिलकी सड़क का डामरीकरण किया, बनते ही उखड़ गया। मैंने कहा ये बगैर टेंडर किए हुए ये काम हुआ, घटिया काम हुआ। उसके बाद भी इन 3-4 बिंदुओं को मैंने उठाया था। मगर कहाँ से प्रेशर पड़ता है, ऊपर से प्रेशर पड़ता है, मामले दब जाते हैं। ये राजकाज की बातें हैं और मंत्री स्वयं, ऐसा समझता हूं मैं, मंत्री स्वयं जीरो होता है ये इस सरकार में। ऐसे बिल्कुल यही मेरा सवाल है कि मैं तो आप सब साफ कहता हूं कि मंत्री अगर लिखता है, विभागीय मंत्री, और उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो उसके पीछे क्या कारण है? कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसको दंडित होना चाहिए था। मगर मेरी आत्मा आज मुझे कोसती है कि मातबर सिंह कंडारी, जिसको तूने दंडित करना था और जिसने गलत काम किया था, उसको मैं दंड नहीं दे सका। मुझे अगर कष्ट है तो इस चीज का है। प्रेशर कहां से रहा ऊपर? अब न जाने किससे कहा, ईश्वर भगवान होगा ऊपर से, जो भी होता होगा। मुझे बहुत दुख होता है। मैं देखता हूं कि मंत्री असहाय हो जाता है जब अपने विभाग में वो कोई घोटाला दिखता है और क्या कहता है, पाता है कि ये गलत हो गया, और उसके बाद आज भी वो मेरे पत्र सचिवालय में पड़े होंगे जी। मैंने तो कहा कि ऐसे अधिकारियों को, मैं तो कहता हूं निलंबन, ऐसे अधिकारियों को कुर्सी से निकाल देना चाहिए। आज ही बैठे हैं वो अधिकारी, आज भी बैठे हुए हैं।
मगर मुझे आज बड़ा कष्ट हो रहा है, ऐसे अधिकारी खूब घूम रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्हीं अधिकारियों ने मुझे हराने के लिए 2012 में रुद्रप्रयाग में काम किया है। वे अधिकारी हैं जो वहाँ गए हैं। उन्होंने कहा, डीएम टिहरी से कहा कि किस प्रकार से सहायता कर सकते हो। एक अधिकारी ने तो ये तक कह दिया कितना कर सकते हो, और उस डीएम ने कह दिया कि 2-3 हज़ार का मैं हेरा फेरी कर सकता हूं, बाकी नहीं कर सकता हूं। अब इतनी बातें मेरे संज्ञान में आई हैं। पार्टी फोरम पे आपने रखा, मतलब कहीं आपके कोर्ट वगैरह में कहीं गए कुछ? नहीं, मैं कहाँ जाता, मैं कहीं क्या करता, कोर्ट में क्या होता, कोर्ट में नहीं। आपको हराने के पीछे रहे 3-4 हज़ार वोटों की अगर हेरा फेरी हो तो एक बहुत बड़ा मामला था। इसके बाद तो ये था, मैंने अधिकारियों के खिलाफ जो गलत काम करता था उसके खिलाफ मैंने अनुशासनहीनता की कार्रवाई की। उन्होंने जो गलत काम किया उनको दंडित करने की कार्रवाई की है, और मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है। अब वो बच गए हैं तो अब भगवान उनको दंड देगा, और यदि मैं गलत रहा होगा तो मुझे दंड मिलेगा। इसी समय में मैं जब यहाँ हूँ तो यहीं पर मुझे दंड मिलेगा अगर मैंने किसी को अनावश्यक परेशान किया। लेकिन सवाल वही है ना, क्योंकि वो अधिकारी बच जाते हैं और नेता को जो आज भी वो सारे अधिकारी आज भी बैठे हैं, अच्छे पदों पर बैठे हैं। मैं कहता हूँ कि किस किस की नज़र को देखूं, मैं सबके नज़र में रहता हूँ। किस्मत ये ऐसी मिली है कि हर वक्त निशाने पे रहता हूँ। मेरे ऊपर निशाना रहता है कि कहाँ तक इसको सजा दी जाए। समय बहुत कम है कंडारी जी, फिर की तो धन्यवाद। कंडारी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, और कंडारी जी ने जो पहलू सामने रखे बड़े बेबाक पहलू थे, और वो बड़े अंदर की वो सब घटनाएं थी जो लगातार हम भी कहते हैं कि उत्तराखंड के लिहाज से देखें या पार्टी फोरम पर देखें किस तरह अनदेखी होती है और किस तरह गुटबाजी होती है, किस तरह भ्रष्टाचार पनपता है और कैसे एक नेता को दबाने के लिए कार्य किया जाता है। नमस्कार।